नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कंप्यूटर विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हमने इस समय एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रखा है जिसके जनरल एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर की परिभाषा के बारे में डिस्कशन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया। अब उसके साथ एक छोटा सा शब्द जुड़ता है। एक बच्चा मुझे ऑफलाइन क्लास में बोला कि सर एक बात बताओ, ये मशीनें काम कैसे करती है, इनको कैसे पता चलता है कि किसको काम में लेना है, क्या इनमें सिस्टम होता है जिसके आधार पर ये सारी मशीनें प्रॉपर तरीके से कार्य कर लेती है। दोस्तों, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वास्तव में मैं एक उद्देश्य है मेरा शिक्षा देना, शिक्षा के बदले पैसे लेना, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? पढ़कर नौकरी लगना। इन दोनों उद्देश्यों के बीच में एक बात छिपी हुई है। मुझे जो ज्ञान है वो आपको देना और आपको उस ज्ञान को ग्रहण करना। सिलेक्शन उस पहले वाले उद्देश्य वाले व्यक्ति का ना होकर उस व्यक्ति का होता है जो वास्तव में ज्ञान ग्रहण करता है। ज्ञान ग्रहण करने का मतलब समझाई हुई चीज को समझ लेता है, उस व्यक्ति का सिलेक्शन होता है। तो आज मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मशीन कैसे काम करती है। मशीन को इंस्ट्रक्शन, निर्देश या कमांड दिए होते हैं दोस्तों, जिनके आधार पर वो काम करती है। हम देखते हैं कहीं कहीं ऑफिस में जाते हैं, कहीं कहीं कंप्यूटर चलाते हैं, कहीं कहीं मोबाइल चलाते हैं। कोई सिक्योरिटी, कोई लोग नहीं होती है, कोई सिक्योरिटी चेक नहीं होती, आराम से काम हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होती है, विदाउट आपके सिक्योर या जांच के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। यानी बहुत सारी जगह हम देखते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो हमारा सिक्योरिटी चेक होता है, बाकायदा गार्ड वहां पर बैठा होता है, हर दुकान के आगे कुछ सिस्टम बना होता है, गार्ड होते हैं, ठीक है। और कुछ जगह देखते हैं कि कुछ नहीं होता, आप जाओ कुछ ले आओ, पैसे दो तो दो, मन नहीं दो तो कोई बात नहीं, आ जाओ। लेकिन यही सॉफ्टवेयर की परिभाषा है कि उन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करके, कौन मैनेज करके रखता है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों देखिएगा, बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, एक वर्ड होता है, इससे मैं कहता हूं क्या? प्रोसेसिंग सिस्टम। क्या वर्ड कहता हूं मैं? एक वर्ड है हमारा जिसका नाम है प्रोसेसिंग सिस्टम। बताना चाह रहा हूं कि एक मशीन या कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे डेटा को प्रोसेस करता है, उसी फीचर को हम प्रोसेसिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों देखो, इसमें मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी मशीन कैसे प्रोसेस करती है। तो एक प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग। ये सबसे पुराना सिस्टम है जिसका हम इस्तेमाल करते थे, नाम है इसका बैच प्रोसेसिंग। देखिएगा, बात करने की कोशिश कर रहा हूं। बैच प्रोसेसिंग के बाद दूसरा सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं रियल टाइम। क्या कहते हैं? इसका नाम हो जाता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। कौन सी प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों? रियल टाइम प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूं। रियल टाइम के बाद दूसरे नंबर पे जिसका नाम लिख रहा हूं, टाइम शेयरिंग। अगली प्रोसेसिंग का नाम है दोस्तों जिसे मैं कहता हूं टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है गुरुजी। अगले नंबर पे बोल रहा हूं जिसका नाम है मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी हमारी मशीन इन सभी को आधार मानकर प्रोसेसिंग करती है। इन्हीं का कुछ ना कुछ अर्थ होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग। एक होती है नंबर 5 पर जिसे हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? मल्टी प्रोसेसिंग। इसका नाम हो गया क्या? मल्टी प्रोसेसिंग। यानी कोई भी काम मशीन करती है, किस हिसाब से करेगी, ये उसके तरीके हैं। यानी एक बैच के हिसाब से करेगी, दूसरा रियल टाइम, तीसरा टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। इनके बारे में थोड़ी से शब्दों को हम जानने की कोशिश करते हैं। एक दो वर्ड लिख रहा हूं मैं, उनका अर्थ समझने के बाद इनके बारे में अच्छे से बात कर पाएंगे। आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं ऐसा मैं सोच रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है ऐसा भी मैं सोच रहा हूं। साथ के साथ जो बातें मैं कर रहा हूं उनके साथ मैं वो चीजें भी जोड़ूंगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है।
ठीक है मेरी बात? देखो एक बार, यहां पर मैं कह रहा हूं एक वर्ड है लीफो, एक वर्ड है फीफो। ये दोनों शब्द तो बाद में समझेंगे, एक वर्ड पहले समझते हैं पुस, और दूसरा वर्ड पहले समझते हैं पोप। अपन किसी भी ऑफिस पे जाते हैं, वहां लिखा होता है पुस, कहीं लिखा होता है पोप। पुस का मतलब क्या होता है? धक्का देना। पोप का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। दोस्तों हम भी किसी ऑफिस के अंदर एंट्री करते तो धक्का ही देते हैं, चाहे उस पर पुश लिखा हो चाहे पोप लिखा हो। जब बाहर निकलते हैं तो अपनी तरफ ही गेट को खींचते हैं, चाहे पुश लिखा हो चाहे पोप लिखा हो। दोस्तों पुश का मतलब अंदर की तरफ धक्का देना, पोप की मतलब अपनी तरफ खींचना, ये मतलब होता है। इस लीफो का मतलब समझाने की कोशिश करना। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आया है वो पहले आउट होगा। हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, स्टेयर्स पे जाते हैं, तो जिस सीढ़ी पर हमने सबसे अंत में पैर रखा है, आते समय क्या होगा? सबसे पहले उसी का नंबर आएगा। फीफो का मतलब क्या होता है? फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या होगा? जिस पर हमने सबसे पहले पैर रखा उसी का नंबर सबसे पहले आएगा। उदाहरण के तौर पर कहीं पे लाइन लग रही, क्यू बनी है, क्यू में क्या होता है विद्यार्थियों कि जो सबसे आगे होगा उसका काम होगा, वो घर आ जाएगा। एंट्री का एंड अलग होता है, एग्जिट का एंड अलग होता है। पीछे से लाइन में लगते हैं, आगे से लोग निकलते जाते हैं, ये सिस्टम होता है। ये होता है क्यू का मतलब। अब यहां पर मैं क्या बता रहा था, इस हिसाब से अलग अलग प्रोसेसिंग होती है, क्यू बनी रहती है, कहीं पे लास्ट इन फर्स्ट आउट से काम होता है। इसी तरीके से हम इस प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। देखो वापस बैक चलते, इन सभी के नाम हमें समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहला जो आपको मैं बता रहा हूं आज के सेक्शन में, उसका नाम है बैच प्रोसेसिंग। उस सिस्टम का नाम क्या है? बैच प्रोसेसिंग नाम है। इस बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप लोग एक बार स्क्रीन पे देख लो, आप समझ जाएंगे कि बैच प्रोसेसिंग में हम किस प्रकार से बातचीत करते हैं। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे एक बात बताओ मुझे, अपन जब स्कूल में पढ़ते थे 11वीं 12वीं में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, जब भी कभी हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम होता था, जब प्रैक्टिकल एग्जाम होता था तो एग्जामिनर प्रैक्टिकल लेने आता था, तो क्या सारी क्लास के बच्चे एक साथ एग्जाम देते थे क्या? नहीं गुरुजी, एक साथ नहीं देते। तो क्या करते थे बताओ? तब एक बैच बना दिया जाता था। कितने बच्चों का बैच बनता था? जैसे 150 बच्चे क्लास में हैं तो 50-50 के 3 बना दिए, या 30-30 के 5 बना दिए, ऐसे बैच बनते थे। चलिए मुझे एक और बात बताओ, क्या एक बैच में 50 विद्यार्थी है तो सबसे पहले उनका वाइबा होता है, या पहले रिटर्न करवाते हैं, या पहले प्रैक्टिकल होता है? सर सबसे पहले रिटर्न टेस्ट लेते हैं उनका, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या कर रहा होता है? बैठा होता है, वो तो कुछ नहीं कर रहा होता। फिर जब बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे होते तब एग्जामिनर क्या करता है? बैठा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता। और जब उनका वाइबा लेता है तो एग्जामिनर क्या कर रहा होता है? वाइबा ले रहा होता है। 2 बच्चों का वाइबा लिया, 3 का लिया, 4 का लिया, 5 का लिया, 30 का ले लिया। क्या वो 30 बच्चे जिनकी थ्योरी हो गई, जिनका प्रैक्टिकल हो गया, जिनका वाइबा हो गया, क्या घर जा सकते हैं? कि वो नहीं जा सकते। बैच प्रोसेसिंग का नियम क्या कहता है कि जब तक पूरा बैच कंप्लीट नहीं होगा, कोई भी विद्यार्थी अपने घर नहीं जा सकता। यही बैच प्रोसेसिंग का कंसेप्ट है। बैच प्रोसेसिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें क्या देखना है, मैं बता रहा हूं। मैं वापस से हेडिंग डालता हूं, एक बार नाम लिख रहा हूं, क्या? बैच प्रोसेसिंग। अब बच्चों वाली कहानी को कहां लेकर जाते हैं? एक अपना होता है दोस्तों सीपीयू, जो वास्तव में प्रोसेस का काम करता है, उसे प्रोसेसर बोलते हैं। दूसरा काम होता है यहां पर इनपुट का, तीसरा काम होता है यहां पर आउटपुट का। अब हमारे पास 4 कार्य है, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4। इसमें जो भी प्रोसेस या काम या कार्य होते हैं उन्हें जॉब कहा जाता है। इसके अंदर पहला जॉब चल रहा है, एक जॉब चल रहा है, तब तक इन सभी को क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। यानी जो सीपीयू होता है वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में एक ही कार्य को करता है। जब तक उसका पहला काम पूरा नहीं हो जाता, सीपीयू कोई दूसरा काम नहीं करता है। बैच प्रोसेसिंग के बारे में मैं बात कर रहा था, सुनना।
पहली लाइन बता रहा हूं, ये सबसे पुराना सिस्टम है। क्या है? सबसे पुराना सिस्टम। ठीक है, और बात सुनना, इसमें एक जैसे कार्यों का बैच बनाया जाता है। एक जैसे कार्यों का क्या बनाते हैं? बैच बनाते हैं। जब तक बैच पूरा नहीं होता तब तक सीपीयू दूसरा कार्य नहीं करता। जब तक बैच पूरा नहीं होता है तब तक सीपीयू दूसरा कार्य नहीं करता है। जैसे ये पहला जॉब पूरा नहीं होगा तब तक सीपीयू कोई दूसरा काम नहीं करेगा। यानी एक ही बैच को आइडियल या समर्पित रहता है। एक ही बैच को आइडियल या क्या रहता है? समर्पित रहता है। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? मैं बात कर रहा हूं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम की। क्या होता है? सबसे पुराना सिस्टम है, इसमें एक जैसे कार्यों का बैच बना दिया जाता है। जब तक पहला बैच पूरा नहीं होता सीपीयू दूसरा कोई भी काम नहीं करता है, एक ही प्रोसेस के लिए आइडियल रहता है। ठीक है, इसमें कार्य को क्या कहा जाता है? कार्य को क्या कहा जाता है? जॉब कहा जाता है। जब तक पहला जॉब नहीं होता तब तक दूसरा कोई भी काम हमारा सीपीयू नहीं करता है। इसका यूज कहां करता है? यानी इनपुट के बाद आउटपुट तक कोई इंटरफेस नहीं होता है। कैसे? कि अगर आपने एक बार 50 बच्चों का बैच एंटर कर दिया तो बीच में कब तक बाहर नहीं आ सकते? क्या कोई बच्चा ऐड हो सकता है? क्या कोई बच्चा बैच से निकल सकता है? क्या नहीं? अगर आपने अगर आपने 50 बच्चों का बैच बना दिया तो क्या कोई बच्चा ऐड हो सकता है? क्या कोई बच्चा बैच से बाहर निकल सकता है? नहीं। जब तक वो पहला बैच पूरा नहीं होगा तब तक दूसरा कोई भी बैच एंटर करेगा ही नहीं। यही बात मैं आप लोगों को समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि पहला प्रोसेसिंग सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, बैच बैच बनाकर कार्य पूरे किए जाते थे। इसके बाद अगले नंबर पे जिसके बारे में बात करनी है उसका नाम है रियल टाइम। क्या नाम है? रियल टाइम। रियल टाइम को हम बोलते हैं वास्तविक समय। इसका एक और नाम होता है, इसी को बोलते हैं हम एम्बेडेड। क्या बोलते हैं? रियल टाइम भी बोल देते हैं और एम्बेडेड भी बोल देते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वाले सिस्टम की खास बात सुनना। चलिए दोस्तों, अभी तो हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ये एग्जाम्पल थोड़ा आपको ओड लगे, लेकिन समझा रहा हूं। जैसे हमारी क्लास का समय होता है 9 से 10 का। 9 से कितने बजे का है? 10 बजे का टाइम है। अगर 9 से 10 बजे का समय है तो बात को सुनना और समझना। 9 से 10 बजे का समय है तो क्या हम हमेशा अध्यापक 9 बजे ही आता है कि 9:15 बजे भी आ जाता है? 9:15 भी। क्या एग्जैक्ट 10 बजे तक पढ़ाता है? क्या नहीं सर, वो कई बार तो 9:50 पे ही छोड़ देता है। चलो इस बात को भूल जाओ। अब बताओ, आपने कहीं पर टिकट बुक किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, आपने सपोज करो 9 बजे पेमेंट किया, तो टिकट कितने बजे बुक होगा? 9 बजे बुक होगा कि 10 बजे बुक होगा कि 11 बजे बुक होगा? एग्जैक्ट टाइम पर बुक होगा जिस टाइम पर आपने टिकट कंफर्म किया है। आपने मोबाइल से 4 दबाया, आप चाय पानी पी लो, फिर 4 दबेगा कि हाथों हाथ ही दब जाएगा? हाथों हाथ दब जाएगा। फायर अलार्म का सिस्टम होता है, आग लगने पे जो अलार्म बजती है उसका सिस्टम होता है। क्या होता है उसमें? आग
लगेगी जब भी अलार्म बजेगी, या उससे 2-3 मिनट पहले ही बज जाएगी भैया, या उसके आधे घंटे 20 मिनट बाद बजेगी? नहीं। इसका मतलब हुआ कि रियल टाइम सिस्टम की खास बात होती है कि वास्तविक समय पर आधारित होता है। अगर 9 बजे का समय दिया है ना मित्रों, तो कितने बजे काम होगा? 9 बजे। अगर 10 बजे का समय दिया है तो कितने बजे काम होगा? 10 बजे ही होगा। यानी ऐसा सिस्टम जो रियल टाइम या वास्तविक समय पर आधारित होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रियल टाइम सिस्टम के नाम से जानते हैं। एग्जैक्ट टाइम पर खत्म होना चाहिए। तो क्या लिखूं? जो आपके कौन से समय पर? वास्तविक समय पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? वास्तविक समय पर आधारित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। 9 बजे का समय दिया तो 9 बजे, 8 बजे का दिया तो 8 बजे, 8:01 का दिया तो 8:01। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एम्बेडेड सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एक जनरल सी बात कर रहा हूं जो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे बताओ, रियल टाइम सिस्टम में जब तक आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दोगी तब तक सिस्टम काम नहीं करता है, और एक प्रतिक्रिया देने के बाद ही सिस्टम अगला कोई काम करता है। जैसे अलार्म कब बजेगी? जब आग लगेगी। क्या उसके बिना बज सकती है कि नहीं? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है, इसमें वर्तमान प्रोग्राम का इनपुट पिछले प्रोग्राम के आउटपुट पर आधारित होता है। वर्तमान प्रोग्राम का इनपुट किस पर आधारित होता है? पिछले प्रोग्राम के आउटपुट पर आधारित होता है। अगले नंबर पे टाइम शेयरिंग। भैया अभी हमने बैच प्रोसेसिंग सीखा था, हमने रियल टाइम सीखा था। ये दोनों भी कई बार पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। बैच कब काम नहीं करता है, रियल टाइम कब काम नहीं करता है, मैं बात कर रहा हूं। आज के सेक्शन में मैं आपको नॉन टेक्निकल एग्जाम्पलों से भर दूंगा। इतने सारे नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा जिससे टॉपिक आपको समझ आएगा ही आएगा। और नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल भी जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे जुड़े हुए रहेंगे मित्रों। ऐसा नहीं है कि उससे कोई जुड़ा हुआ एग्जाम्पल नहीं होगा, उसके साथ ऐड हुआ एग्जाम्पल होगा, जिससे आपको सारी बातें कंसेप्ट वाइज क्लियर कट समझ आएगी। आगे बढ़ सकता हूं? जी सर, बढ़ जाओ। क्या कह रहा हूं? टाइम शेयरिंग। अब थोड़ी देर पहले एक उदाहरण लेते हैं, समझते हैं। सपोज करते हैं एक चित्र बना रहा हूं। ये एक लड़का है जिसका नाम है पवन। क्या नाम है? पवन नाम है। इससे मिलने के लिए एक लड़की आई है। पवन से मिलने आई है, जिसका नाम, अब लड़की भी बुलाए तो कोई बड़ी बुलाए, छोटी क्यों बुलाए? दीपिका है। दीपिका आई और इससे कहा कि पवन जी आप मुझे मिलने का समय दीजिए और 5 मिनट का समय दे दीजिए। ये सब एग्जाम में दिया हुआ आएगा, सब बातें आपको समझाई हुई आएगी। ठीक है, पवन जी खाली बैठे थे और मिल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीपिका के जस्ट बाद में एक और आई, करीना। उसने कहा कि सर मुझे तो आप 3 मिनट का समय दे दो। अब भैया बैच वाला नियम चलेगा तो 5 मिनट दीपिका से बात करेगा और 3 मिनट करीना से बात करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद एक और आ गई, आलिया भट्ट। इसने कहा 1 मिनट का समय दे दो पवन जी, मुझे मिलना है आपसे। तो भाई अब एक बात यहां पर दिक्कत वाली हो गई।
व्यक्ति कितना है, एक, काम कितने करने, एक से ज्यादा। अब भैया इससे 5 मिनट मुलाकात कर लेगा तो इन दोनों को खाली रहना पड़ेगा, बैठी रहेगी ये। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, इस आलिया का काम कितने मिनट का था, 1 मिनट का। इस भाई साहब ने इसको 8 मिनट तक इंतजार कराया, ये भाग जाएगी, रुकेगी नहीं। इसके लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है। ये क्या करेगा, एक अकेला व्यक्ति जो पवन बैठा है, ये अपना टाइम एक से अधिक प्रोसेस के बीच में क्या करेगा मित्रों, शेयर करेगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या है, अभी मैं मानता हूं ये अपना एक सीपीयू है, क्या है, ये अपना एक सीपीयू, पवन को सीपीयू बना दिया। यहां पर एक प्रोसेस आई जिसका नाम लिखा पी, कितने मिनट की थी, 5। प्रोसेस का पी नाम मैंने दिया, 5 मिनट मैंने अज्यूम किया है, माना है। फिर मैंने दूसरा रखा, इसका नाम लिखा P1, इसको 3 मिनट दिया। तीसरा फिर लिखा जिसका नाम लिखा P2, इसको मैंने 7 मिनट दे दिया। और फिर एक और नाम लिखा P3, इसका 1 मिनट दे दिया। बात को समझने की कोशिश करना, कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं, टाइम शेयरिंग सिस्टम की। ये क्या करता है, एक से अधिक प्रोसेस के बीच टाइम शेयर करता है। कैसे करेगा वो बता रहा हूं, लाइन यहां वाली ध्यान से रखना। इसमें टाइम के स्लाइस टुकड़े बने होते हैं। इसमें टाइम के क्या बने होते हैं, स्लाइस या टुकड़े बने होते हैं। जैसे ये टाइम शेयर करेगा और इसमें टाइम के स्लाइस या टुकड़े बने होंगे। बात सुन लेना, लिख लेना, अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब टाइम के स्लाइस और टुकड़े बने होंगे तो एक और खास बात होगी, बैच प्रोसेसिंग में क्या होता था, जब तक बैच पूरा नहीं होता तब तक आउटपुट नहीं आता था। इसमें क्या हो जाता है, कार्य पूरा होते ही तुरंत परिणाम आता है। कार्य पूरा होते ही तुरंत क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, परिणाम आ जाता है। कैसे, इस बात को अभी समझाऊंगा। इसमें टाइम के स्लाइस या टुकड़ों का उपयोग किया जाता है, इसका कंसेप्ट भी मैं अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। इसमें एक दूसरे कार्य को जल्दी जल्दी क्या किया जाता है, स्वैप किया जाता है, फटाफट प्रोसेस बदलता रहता है, इतनी तेज गति से काम करता है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि सीपीयू ने क्या किया है। बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार सभी लोग वापस स्क्रीन की तरफ देखना, क्या क्या बातें मैंने आप लोगों से की है मैं दोबारा बताऊंगा आपको, जो लिखा था मैंने उसे वापस बताऊंगा। पहले इसको समझो, मैं पहले आपको थ्योरी में बता दिया, अब इसे प्रैक्टिकल करता हूं। एक सीपीयू है, काम कितने हैं, एक से ज्यादा है। एक सीपीयू के पास काम कितने हैं, एक से ज्यादा है। इसको करवाए करेगा तो बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, टाइम की स्लाइस बनाएगा, टुकड़ा, रोटी पूरी टुकड़ा थोड़ी थी उसके भाग करेगा। अब भाग भी इधर देख के करेगा, 5 3 7 1 मिनट दे रखी है तो इसने स्लाइस बनाया, टुकड़ा बनाया, कितनी मिनट का बना दिया, 2 मिनट का बना दिया। कितने मिनट का बनाया, ये मैंने माना है, आप 1 का बना लो, 3 का बना लो, लेकिन 5 का स्लाइस नहीं होता है मित्रों। तो मैंने यहां पर 2 मिनट का एक स्लाइस या टुकड़ा बना लिया। अब क्या कहा, सबसे पहले नंबर आएगा किसका, पी का, कितनी मिनट आएगा, 2 मिनट। समझना मेरी बात को, ये पहली स्टेप है। फिर किसका नंबर आएगा, P1 का, कितनी मिनट भैया। फिर किसका नंबर आएगा, कितनी मिनट भैया। मित्रों यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको ये मिनट भी काफी लिया, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड से भी तेज गति से काम करता है। ये इतना कम समय रखेंगे तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अब यहां के बाद मैं ले रहा हूं P3 का कितने मिनट का स्लाइस बनेगा दोस्तों,
क्या 2 मिनट का बनेगा कि नहीं। P3 का काम कितनी मिनट का, 1 मिनट का। अब ये P3 को बोल रहा है घर चली जा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा था, टाइम शेयरिंग सिस्टम में टाइम के क्या बने होते हैं, स्लाइस। आ गई बात समझ में। ये उतना ही समय सभी प्रोसेस को देता है। आ गई बात समझ में। ये जो प्रोसेस पूरी हो जाती है, जो कार्य, जो टास्क कंप्लीट हो जाता है, उसे कहता है भाई जा घर जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका काम पूरा हो गया, ये अपने घर जाओ। अब अगली स्टेप पर क्या होगा मित्रों, अगली स्टेप पर वापस नंबर आएगा P का, कितनी देर तक, 2 मिनट तक। अगली स्टेप पे वापस नंबर आएगा P1 का, कितनी देर तक दोस्तों, P1 का नंबर आएगा 1 मिनट तक। और अब इसे भी कह रहा है कि घर चले जाओ। क्यों, क्योंकि इसका भी समय क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। अब आगे बात करेंगे, अगली प्रोसेस का नाम क्या लिख रहा हूं, P2, कितनी मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट। अब P3 का कोई रोल ही नहीं बचा है। आ रही है बात समझ में। अगला किसका नंबर आएगा, वापस P का, 2 और 2 4 हो गई, 1 मिनट। अब इसे भी कहेगा घर चले जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका पूरा हो गया, वापस से किसका नंबर आया, P2 का, कितनी मिनट तक, 2 मिनट तक। क्या अब ये घर जा सकता है क्या, नहीं, क्योंकि इसको 2 2 2 6 ही हुआ है। फिर वापस से स्टेप होगी, वापस से नंबर किसका आएगा, P2 का, 1 मिनट, ये भी घर जा सकता है। ऐसे इनका कार्य पूरा किया जाता है। समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करके एक बार फिर से चला लेना, शुरू से बात समझ आ जाएगी। ये एक से ज्यादा प्रोसेस के बीच में अपना समय क्या करता है, शेयर करता है। इसे हम टाइम शेयरिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़कर हम बात करते हैं अगले नंबर 4 पर, मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या नाम लिख रहा हूं मैं, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम की खास बात क्या होती है, अपन जिस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले लिख देता हूं, इसका दूसरा नाम होता है मल्टीटास्किंग। मल्टी प्रोग्रामिंग को मैं एक और नाम से जान सकता हूं, क्या कहूंगा, मल्टीटास्किंग। ठीक है, इसमें रैम अधिक होने पर तेज गति से कार्य होता है। रैम अधिक होने पर तेज गति से क्या होगा, कार्य, क्योंकि डेटा रैम में जाता है। वर्तमान की कंप्यूटर की जगह मशीन इस्तेमाल कर देता हूं, किस पर, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। वर्तमान की जो सिस्टम है टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोग्रामिंग पर आधारित होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेसर सीपीयू एक से अधिक कार्य करता है। एक प्रोसेसर एक से अधिक क्या करता है, कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, समझा रहा हूं। आप एक साथ डाउनलोडिंग कर सकते हैं, अपलोडिंग कर सकते हैं, गाने चला सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। ये सारे के सारे काम आप एक ही साथ कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। मैं आपको चीजें नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वर्तमान का सिस्टम इन दोनों कंसेप्ट को फॉलो करता है। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, एक से अधिक प्रोसेस पे अपना टाइम शेयर होता है, और मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमारा सीपीयू एक से ज्यादा प्रोसेसिंग का काम करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वर्तमान के सिस्टम इन दोनों पर आधारित है। मल्टी प्रोग्रामिंग को हम मल्टीटास्किंग के नाम से भी जान सकते हैं। और इसमें रैम अधिक होने पर हमारे सिस्टम की गति क्या होती है दोस्तों, तेज होती है। काफी अधिक और तेज गति से हमारा सिस्टम काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। लास्ट नंबर पे है, इसे हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, दूसरा नाम होता है इसका पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, मल्टी प्रोसेसिंग को दूसरे नाम से जानते हैं। क्या नाम लिखेंगे इसका, पैरेलल प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग इज इक्वल्स टू पैरेलल प्रोसेसिंग।
इसमें क्या होता है, एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं, या हम क्या कहें, सीपीयू होते हैं। दोस्तों, एक ही सीपीयू में बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं। जैसे आपने देखा हो मिशन मंगल एक मूवी आई थी, वहां पे कंप्यूटर लगे थे, सुपर कंप्यूटर का भी उसमें इस्तेमाल हुआ था। वहां पर बहुत सारे सीपीयू अलग अलग लगे थे, उनका एक ही जगह डिस्प्ले हो रहा था, अलग अलग प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो, लेकिन एक ही स्क्रीन पर उनका रिजल्ट अलग अलग तरीके से कंबाइन करके आ रहा था। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक से अधिक प्रोसेसर चिप लग जाती है, तो हमारा कंप्यूटर काफी तेज गति से काम करना शुरू कर देता है। ये क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा महंगा होता है। क्या होता है, महंगा। बैंक में जो सर्वर होते हैं ना, बैंक में सर्वर इसी प्रकार के सिस्टम का यूज करते हैं। बैंक की जो सर्वर होते हैं वो इसी प्रकार के सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसकी खास बात क्या होती है, एक और बात कह दूं, सबसे तेज गति वाला सिस्टम इन सब में कौन सा है, तो आप कहोगे सर मल्टी प्रोसेसिंग वाला है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक सीपीयू काम एक से ज्यादा करता है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं और एक से ज्यादा ही कार्यों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद एक छोटा सा डिस्कशन और करता हूं, इससे ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे मल्टी प्रोसेसिंग में एक प्रोसेसर, दो प्रोसेसर, तीन प्रोसेसर ऐसे लगे होते हैं। कोई एक काम आया तो ऐसे थोड़ी है कि एक जना बैठा रहेगा करेगा और बाकी सब बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। सभी मिलकर उस काम को जल्दी जल्दी पूरा कर देंगे। तो मल्टी प्रोसेसिंग में जितने प्रोसेसर लगे होते हैं, वन बाय उतने जल्दी गति से काम पूरा हो जाता है। दोस्तों, ये हमने प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में भी बात कर ली। अब एक और विचार मेरे मन में रह गया जो मुझे डिस्कस करना ही करना है। ये हमारा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था और बाकायदा ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक में इन्वॉल्व होता है, भर्ती होता है। अब अगर मुझे कोई पूछे कि गुरुजी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी कार्य क्या क्या है, क्या क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में एक और वर्ड इस्तेमाल कर लेते, कर्नेल। कर्नेल के कार्य, कर्नेल वाला शब्द जो है वो लाइनक्स में इस्तेमाल होता है जनरली। कर्नेल जो शब्द होते हैं वो लाइनक्स में इस्तेमाल होता है। तो मुझे कोई पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य बताओ या कर्नेल के कार्य बताओ, तो क्या होते हैं, पहले उनका भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है या प्राथमिक कार्य होता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट। कंप्यूटर के अंदर जो संसाधनों का प्रबंध करना है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, रैम, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद दूसरा वर्ड लिख दूं, फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर में कोई भी काम होता है, उस हर एक कार्य के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही उत्तरदायी होता है, रिलायबल होता है। यानी मशीन यानी अपना हार्डवेयर केवल एक जने से कम्युनिकेशन करना जानता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके अलावा हमारी मशीन किसी और चीज से कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकती है, वो ही बाकी और एप्लीकेशन के बीच इंटरफेस करवाने का काम करता है। चलिए, फाइल के बाद एक और वर्ड लिख दिया मैंने, कौन सा, मेमोरी मैनेजमेंट। इसके बाद एक और वर्ड लिख दिया मैंने, सीपीयू मैनेजमेंट। इसके बाद एक और वर्ड लिख दिया मैंने, कौन सा मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके बाद एक और वर्ड लिख दिया, इनपुट मैनेजमेंट। एक और वर्ड लिख दिया, आउटपुट मैनेजमेंट। यानी टेक्निकली मैं ये कह रहा हूं, कोई भी काम जो कंप्यूटर कर रहा है, उस हर काम को मैनेज करने की जिम्मेवारी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम फंस जाते हैं। फंस जाने का मतलब हैंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं। हैंग होने की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन को डेडलॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेडलॉक कहा जाता है। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी मशीन डम हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर से कार्य नहीं कर पाता है, हैंग हो जाता है या उसमें डेडलॉक आ जाती है। डेडलॉक का मतलब होता है कि एक डिवाइस ऐसे डिवाइस के लिए वेट कर रहा है, ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रही है, एक प्रोसेस जो उसे कभी मिलने वाला ही नहीं है।
ठीक है मेरी बात। उस कंडीशन को डेडलॉक कहा जाता है। डेडलॉक की परिभाषा क्या होती है? एक प्रोसेस ऐसे डिवाइस का यूज कर रही है, ऐसे डिवाइस का इंतजार कर रही है जो उसे कभी मिलने वाला ही नहीं है, या दूसरी प्रोसेस के पास वो डिवाइस है, जब तक वो पूरा नहीं होता उस डिवाइस को फ्री नहीं करता। डेडलॉक एक प्रकार की कंडीशन होती है जो कभी आपके प्रोग्राम को रोक देती है या आपके प्रोसेसिंग सिस्टम को हैक कर देती है। दोस्तों ये हमने इस सेक्शन में बात की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला हिस्सा जो हमारे सिलेबस का महत्वपूर्ण भाग है। एक क्वेश्चन के साथ आज के सेक्शन को थोड़ा और अच्छा और शानदार बनाते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? देखो पूछा जाता है ओएस के कार्य, मैं बता रहा हूं ध्यान से देखना। पहला लिखा मैंने रिसोर्स मैनेजमेंट, मैं प्रश्न जोड़ रहा हूं जिससे आपको बात समझ आएगी। दूसरा लिखा मैंने यहां पर फाइल मैनेजमेंट, तीसरा लिखा यहां पर मेमोरी मैनेजमेंट, चौथा लिखा मैंने यहां पर सीपीयू मैनेजमेंट। देखो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए? रिसोर्स मैनेजमेंट। ये इसका कौन सा कार्य है? प्राथमिक कार्य है। ये सबसे अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से करता है। अगर ये चार ऑप्शन हो तो हमारा आंसर यही बनेगा पहला। लेकिन दोस्तों साथियों कभी ऐसा आ जाए 5 नंबर पे या 4 नंबर पे ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी, तो हम उस कंडीशन में क्या आंसर देंगे? ये सभी के सभी जो कार्य मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही कार्य है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ आ रही है। ठीक है, अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा खत्म हुआ, इसके बारे में बात की। अब प्रैक्टिकली हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को पढ़ेंगे, लेकिन वो हम इस टॉपिक के खत्म होने के जस्ट बाद में MS ऑफिस स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली, उसके साथ उसके बारे में बात कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी बात को समझ पा रहे। ठीक है, अब देखो अगले नंबर पे 2 नंबर पर मैंने कहा था एक होता है प्रोग्रामिंग भाषा। क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है? प्रोग्रामिंग भाषा। बोलो, 2 प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा की हम बात करते हैं। एक होता है उच्च स्तरीय, हाई लेवल जिसे बोलते हैं। दूसरा होता है निम्न स्तरीय, जिसे हम लो लेवल भाषा कहते हैं। ठीक है मेरी बात। प्रोग्रामिंग भाषा 2 प्रकार की होती है, एक होती है हाई लेवल, एक होती है लो लेवल। लो लेवल का मतलब होता है निम्न स्तरीय और हाई लेवल का मतलब होता है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। हम पहले निम्न स्तरीय भाषा की बात करते हैं। निम्न स्तरीय भाषा में कौन सी भाषा आती है? मशीनी भाषा आती है। मित्रों मशीनी भाषा प्रथम पीढ़ी की भाषा है, यहां पर मैं ये बात कर रहा हूं। मशीनी भाषा कौन सी पीढ़ी की भाषा है? प्रथम पीढ़ी की। इसमें केवल 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। मशीनी भाषा को सबसे पहले कंप्यूटर में लिखने वाली का नाम था एडा अगस्टा। क्या था? एडा अगस्टा। इसे हम क्या कहते हैं? प्रथम प्रोग्रामर। यहां तक सभी को बात समझ आई? प्रोग्रामिंग भाषा की कंसेप्ट में मशीनी भाषा प्रथम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है। इस मशीनी भाषा को हम एक और नाम से जानते हैं, बाइनरी भाषा कह सकते हैं। इसको एक और नाम से जान सकते हैं, इसे हम डिजिटल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिजिटल भाषा, क्योंकि इसमें केवल 2 ही चीज होती है, एक होता है 0, दूसरा होता है 1। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से बता रहा हूं। अगले नंबर 2 पर एक और भाषा होती है जिसे हम कहते हैं असेंबली भाषा। कौन सी भाषा कहते हैं? असेंबली। असेंबली भाषा आपकी द्वितीय पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। कौन सी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? द्वितीय यानी सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा है। असेंबली भाषा में नेमोनिक,
असेंबली भाषा में जो कोड्स लिखे होते हैं, प्रोग्राम लिखे होते हैं, उसे हम नेमोनिक्स के नाम से जानते हैं। जो संकेत भाषा होती है, कुछ जनरल टर्म्स होती है, उसे हम इसी में इंक्लूड करते हैं। असेंबली भाषा सेकंड पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। असेंबली भाषा को कंप्यूटर सीधा नहीं समझ पाता है, इसलिए असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद पढ़ेंगे, जिसे अनुवादक का हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। एक और बात बताऊं, पेपर में कई बार पूछ रहे थे कि कंप्यूटर की भाषा कौन सी है, कौन सी भाषा को कंप्यूटर बिना अनुवादक बिना ट्रांसलेटर के समझ लेता है। तो मशीनी भाषा ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर बिना अनुवादक बिना ट्रांसलेटर समझ लेता है, पढ़ लेता है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़कर बात करते हैं कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा की उच्च स्तरीय, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा की बात करें उच्च स्तरीय, हाई लेवल। सबसे पहली हाई लेवल भाषा का नाम मैं लिख रहा हूं कोबोल। पूरा नाम होता है इसका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी व्यापार के लिए उपयोगी भाषा थी। इसी के बाद नंबर दूसरे पर लिख रहा हूं, गुरुजी कौन सी जनरेशन की है, अरे जनरेशन ही बताऊंगा, 2 मिनट रुको। क्या नाम लिख रहा हूं, फोर्ट्रन। नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। ये फॉर्मूला गणित में होते हैं, तो विज्ञान व गणित, ये दोनों की दोनों भाषा आपकी सेकंड जनरेशन की भाषा है, द्वितीय पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। क्वेश्चन कैसा बनता है, किसी प्रोग्रामिंग भाषा का नाम देकर पूछता है कि कौन सी जनरेशन की है, या किसी जनरेशन का नाम देके पूछ लेता है कि इसमें कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उदय हुआ या कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का यूज हुआ। इसके बाद अगले नंबर पे यानी 3 नंबर पे मैं बता रहा हूं आपको, भाषा का नाम लिख रहा हूं सी। कौन सी भाषा लिख रहा हूं, सी भाषा। कौन सी भाषा लिखी, सी भाषा। कई बार पूछ लेते हैं, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। सी भाषा का आविष्कार किया था डेनिस रीची। कब किया था, 1972 में। इसके अलावा एक और प्रोग्रामिंग भाषा है बेसिक, बिगनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। फुल फॉर्म याद रखना इनकी। सी, डेनिस रीची 1972 में इसका आविष्कार किया। दूसरी भाषा है बेसिक, बिगनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। 29 दिसंबर 2019 को लाइब्रेरी साइंस का एक एग्जाम लगा था, उसमें इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था फुल फॉर्म का। ये दोनों की दोनों भाषा आपकी कौन सी जनरेशन की भाषा है, थर्ड जनरेशन या तीसरी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। सवाल उल्टा सीधा दोनों आ सकता है, इसलिए मैं आपको अलग अलग जनरेशन वाइज इन लैंग्वेजेस का जिक्र कर रहा हूं। इसके बाद उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा ही चल रही है नंबर 5 पर। भाषा का नाम है C++। 1980 में इसका आविष्कार किया था जर्ने स्ट्रोस्ट्रप ने। किसने किया था, स्ट्रोस्ट्रप ने किया था। एक और प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका नाम है लोगो। पूरा नाम होता है इसका लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड ये जो भाषा है बच्चों की गेमिंग भाषा है। ये भी आपकी दोनों की दोनों भाषा कौन सी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है, चौथी पीढ़ी या चौथी जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा है।
अब जो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा था, ये अलग अलग जनरेशन जिसके बारे में हम देख सकते थे वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नंबर 5 के बाद 6 पर, अब 7 नंबर पे आ जाता हूं। सबसे प्रचलित नाम लिख रहा हूं HTML। किसी एग्जाम में कंप्यूटर सिलेबस में हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन HTML का फुल फॉर्म जनरली पूछ लिया जाता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 1990 टिम बर्नर्स-ली नामक 2 भाइयों ने इसका आविष्कार किया था। 8 नंबर पे जावा। 1995 में सन माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी ने आविष्कार किया। नंबर 9 पर PHP। 2 फुल फॉर्म होती है इसकी। पहला होता है पर्सनल होम पेज, दूसरा MBBS की तरह है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। नंबर 10 पर C#। नंबर 11 पर ASP एक्टिव सर्वर पेज। ये जो सभी की सभी प्रोग्रामिंग भाषा है, ये 5th जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा है, 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। इनसे संबंधित सवाल भी हमें पेपर में पूछा जाता है। क्या है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन दिया होता है, मैं बता रहा हूं, इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी फोक्स प्रो, ऑप्शन डी इसमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? सीधा सीधा आपका आंसर आना चाहिए। इसमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो प्रोग्रामिंग भाषा है ही नहीं? क्या नहीं है? IBM 2 नंबर पे। IBM एक कंपनी है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला प्रश्न लेकर चलता हूं। आज के बाद इस सेक्शन को खत्म करेंगे, फिर और आगे बात करेंगे। क्या कह रहा हूं? C भाषा कौन सी पीढ़ी की भाषा है? C भाषा कौन सी पीढ़ी की भाषा है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। नाम से पता चल जाएगा, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कौन सी भाषा, कौन सी पीढ़ी, कौन सी जनरेशन की भाषा है। ऊपर आपको भाषा का नाम दिया था, नीचे किसका नाम दिया था? जनरेशन का नाम दिया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर क्या आएगा इसका? अभी हमने बात की थी कि C भाषा तीसरी पीढ़ी की कौन सी भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा है। कौन सी भाषा है? उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल भाषा है। C++, जावा, ये सभी हाई लेवल भाषा में आती है। दूसरी भाषा में एक बात कर रहा हूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक हाई लेवल होती है, एक लो लेवल, इसके अलावा कोई मिडिल लेवल कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग भाषा है।
ठीक है मेरी बात। पहली पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, नाम बताओ। अब दो अलग अलग प्रश्न बन गए। पहला क्या था, एक भाषा का नाम देके जनरेशन पूछा। दूसरी बार क्या कर रहा है, जनरेशन का नाम देकर भाषा पूछ रहा है। तो पहली पीढ़ी में एक ही भाषा का इस्तेमाल हुआ था, उस भाषा का नाम क्या है, मशीनी भाषा। कौन सी भाषा है, मशीनी भाषा। दोस्तों आज के सेक्शन में बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों से मैंने की, कुछ चीजें मैंने आपको समझा दी, शायद आप समझ गए। ये हमारा सेक्शन अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर का चल रहा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स के बारे में हमने अभी चर्चा की है। पहला हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। फिर हमने बात की कि प्रोग्रामिंग भाषा कैसी होती है, कैसे काम करती है। अब एक और बात बताता हूं, प्रोग्रामिंग भाषा में जो भी प्रोग्राम लिखा होता है उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं, सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को कौन सी लैंग्वेज में चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज करना होता है। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, अनुवादक की आवश्यकता होती है, ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। तो अगले सेक्शन में हम अनुवादक यानी ट्रांसलेटर के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा ट्रांसलेटर हम किस प्रकार से काम लेते हैं, कैसे काम आता है। जनरल हमने बात की थी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। और कौन कौन से ट्रांसलेटर का हम यूज कर रहे हैं, एक का नाम होता है क्या, असेंबलर। दूसरे का नाम होता है क्या, कंपाइलर। और तीसरे का नाम होता है क्या, इंटरप्रेटर। क्या होता है, इंटरप्रेटर। और कौन सी भाषा को ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो जिस भाषा को ट्रांसलेटर की आवश्यकता ही नहीं होती है उस भाषा को हम मशीनी भाषा कहते हैं। ठीक है, ये कंपाइलर असेंबलर कैसे काम करते हैं, इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, इनके बारे में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उन सब के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में साथियों हम इतनी ही बात करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आभार।